नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज यूपीएससी के एक बहुत इसेंशियल टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को आप जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 1 के वुमेन पार्ट से जो रिलेटेड है उसमें आप कोट कर सकते हैं। टॉपिक का हेडिंग है दोस्तों कि एम्पावरिंग वुमेन इन इंडियन मिलिट्री, मतलब इंडियन मिलिट्री में वुमेन के एम्पावरमेंट को लेके है। दोस्तों, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है 21 अगस्त 2021, मतलब इसी महीने में 21 अगस्त 2021 को एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और उसने ये कहा है कि अब एनडीए के एग्जाम में फीमेल भी बैठ सकती हैं। जो 5 सितंबर मतलब अगले महीने के 5 सितंबर को जो एग्जाम होने वाला है उसमें फीमेल भी अब उस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जो आप एग्जाम में जेंडर मतलब फीमेल को आप नहीं एंट्री दे रहे थे, नहीं बैठने दे रहे थे, एग्जाम का पैटर्न ऐसा था कि आप इस एग्जाम में फीमेल को पार्टिसिपेशन नहीं करने दे रहे थे, ये कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है और ये आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो फीमेल को ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर। तो एक और भी वर्डिक्ट था, 1 साल पहले आया था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा था कि जो मिलिट्री सर्विस में फीमेल हैं, जो वुमेन मिलिट्री सर्विस में अपनी सर्विस दे रही हैं, उनके शॉर्ट सर्विस कमीशन को चेंज करके परमानेंट कमीशन में चेंज किया जाए। मतलब शॉर्ट सर्विस ऑफिसर जो भी थी उनको परमानेंट कमीशन में तब्दील करने की बात कही गई थी। शॉर्ट सर्विस और परमानेंट क्या होता है, इसको एक वर्ड में समझ लेते हैं दोस्तों। शॉर्ट सर्विस मतलब कि फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 10 साल तक ही उनको सर्व करना होता था डिफेंस में, मिलिट्री में, और अधिक से अधिक वो 4 साल और एक्सटेंड कर सकती थी, उसके बाद वो एक्सटेंड नहीं कर सकती थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर एक वर्डिक्ट दिया, एक बहुत कमाल का जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि वो जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं उनको परमानेंट कमीशन में तब्दील कर दिया जाए। परमानेंट कमीशन में चेंज होने का मतलब कि वो अपने रिटायरमेंट तक, जो भी रिटायरमेंट का एज होता है, तब तक वो इंडियन आर्मी में सर्व कर सकती है। एक बहुत बेसिक फैक्ट है दोस्तों कि हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें 48% पॉपुलेशन जो है वो फीमेल की है। मतलब कि जितनी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की उसमें 48% जो पॉपुलेशन है वो फीमेल की है। 100 में से 48 जो पर्सन है वो फीमेल है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला स्टैटिस्टिक्स आप समझ लीजिए कि उसमें 48% में जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है इंडियन मिलिट्री में, उसमें यदि हम आर्मी की बात करें तो 0.56% है, एयरफोर्स की बात करें तो 1.06% है और नेवी की बात करें तो 6.5% है। मैं इस स्टैटिस्टिक्स को एक बार फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों। आर्मी की बात करें तो 0.56% पार्टिसिपेशन है फीमेल का, एयरफोर्स की बात करें तो 1.06% पार्टिसिपेशन है और नेवी की बात करें तो 6.5%। यदि इन तीनों का कंपेयर करें तो नेवी का थोड़ा ठीक ठाक है 6.5%, लेकिन ओवरऑल आप देखिए तो नेवी का कोई बहुत अच्छा नहीं है। आउट ऑफ 48% यदि 6.5% ही उनका पार्टिसिपेशन है तो हम क्या ही कह सकते हैं। और एयरफोर्स और आर्मी का तो बात ही छोड़ दीजिए, उसका तो बहुत नेग्लिजिबल रेशियो है जो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है। ये इस कंडीशन में ये साफ साफ दिखाता है दोस्तों कि आज भी कितना पैट्रियार्कल माइंडसेट है हमारे इस कंट्री में और स्पेसिफिकली डिफेंस में, जहां पे इनको अलाउ नहीं किया जाता है और अलाउ किया भी जाता है तो रेशियो आपके सामने है, चाहे वो 1.06 का हो या 0.56 का हो या इवन 6.5 का हो। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आना कि वो एनडीए के एग्जाम में बैठ सकती हैं, एक अपने आप में कमाल का जजमेंट है और एक प्रोग्रेसिव जजमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। एक स्टैटिस्टिक्स और भी राइटर लिख देते हैं और वो ये लिखते हैं कि जुडिशियरी में फीमेल जो जज हैं वो ओनली 3% है। मतलब आप समझिए कि यहाँ पे तो जो भी था वो हमने देखा, लेकिन जुडिशियरी के अंदर भी फीमेल जज मात्र 3% हैं। और इसके साथ साथ आजादी के 75 साल, ऑलमोस्ट 75 ईयर्स होने वाले हैं, आज तक एक भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चौंकाने वाला बात है कि आप किस न्याय की बात करते हैं, किस इक्वालिटी की बात करते हैं कि आज तक 75 ईयर्स, ऑलमोस्ट मोर देन 7 डिकेड्स हो गया हमको आजादी मिले हुए, लेकिन आज तक कोई फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। हालांकि इस बार ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो 9 जजेस नए सेलेक्ट किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, उसमें एक फीमेल है जो शायद
इस डिकेड के अंत तक, इस डिकेड के सेकेंड हाफ में शायद वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सके। इसके बाद दोस्तों राइटर एक बड़े कमाल की बात लिखते हैं। वो ये लिखते हैं कि आज के डेट में जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, खास करके चाइना और पाकिस्तान, उन दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, चाइना के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, इसके साथ साथ इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो फुल फ्लेज वार होना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है कि फुल फ्लेज वार नहीं होगा। यदि होगा तो सब खत्म हो जाएंगे, तो फुल फ्लेज वॉर तो नहीं होगा। लेकिन एक नया टर्म इन्होंने इजाद किया है, बहुत खूबसूरत टर्म है, उस टर्म को मैं बोलना चाहूंगा। इसको टर्मिनोलॉजी दिया इन्होंने ग्रे जोन टैक्टिक्स। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ग्रे जोन टैक्टिक्स। ये एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि वो फुल फ्लेज वॉर तो नहीं करेगा पाकिस्तान या चाइना, लेकिन वॉर जैसी कंडीशन क्रिएट जरूर कर देगा, मतलब साइकोलॉजिकली आपको डिस्टर्ब करेगा, या हो सकता है कि साइबर वॉरफेयर के तहत आपको डिस्टर्ब करे। मतलब ये मैक्सिमम कंट्री आज के डेट में ग्रे जोन टैक्टिक्स को यूज कर रही हैं अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और यही काम पाकिस्तान भी करता है बॉर्डर पे और चाइना भी करता है गलवान वैली पे। तो इस ग्रे जोन टैक्टिक्स को अचीव करने के लिए राइटर ऐसा बताते हैं कि फीमेल का पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। फीमेल का पार्टिसिपेशन होने की वजह से उनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी हमारे यहाँ, और एक डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू ऐड होगी। बहुत ऐसा काम है जो फीमेल बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं आर्मी में, मिलिट्री में रहते हुए, जो मेल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी इंडियन मिलिट्री को, जिसकी वजह से उन फीमेल के चैनल्स, फीमेल की एनर्जी को हम प्रॉपर तरीके से चैनलाइज कर सकें, उनके टैलेंट को, उनके स्किल्स को प्रॉपर यूज किया जा सके। यदि हम वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाए दोस्तों, तो हो सकता है कि उनकी एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज हम नहीं कर सकेंगे, और उनके टैलेंट को हम रिक्रूट भी कर लिए तो उनके टैलेंट का बेस्ट यूटिलाइजेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो राइटर यही कहते हैं कि इस पे प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, और सारी कंट्री ग्रे जोन टैक्टिक्स में आ गई हैं, जिसको हाइब्रिड वॉरफेयर भी कहते हैं। वो चाहे इकोनॉमिक लेवल पे करें, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे करें, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पे करें, लेकिन मैक्सिमम कंट्री यही काम कर रही है। तो हमको भी इसमें आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए फीमेल का पार्टिसिपेशन करवाना होगा, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट कि एनडीए में भी वो बैठ सकती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम में भी वो बैठ सकती है 5 सितंबर को जो होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम सिटिंग इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग में बैठने के अलावा इसमें बैठ सकती हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा नजीर पेश। नेक्स्ट कंसर्न ये है दोस्तों कि आर्मी लीडरशिप ने जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के थ्रू जो फीमेल जाती थी मिलिट्री में, उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स को डाइल्यूट कर दिया है। बहुत बड़ी बात है, और बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को कि आर्मी लीडरशिप ने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के थ्रू जो फीमेल पार्टिसिपेट करती थी, उसमें इन्होंने स्टैंडर्ड थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया है। स्टैंडर्ड डाइल्यूट करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो क्राइटेरिया मेल के लिए है, वो क्राइटेरिया से थोड़ा सा कम इन्होंने थोड़ा सा लिबरल कर दिया है फीमेल के लिए। राइटर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, राइटर इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि दुश्मन जब गोली चलाता है ना, तो वो ये नहीं देखेगा कि आप फीमेल हैं कि आप मेल हैं। दुश्मन जब गोली चलाएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि आप फीमेल हैं कि आप मेल हैं। या किसी पहाड़ पे चढ़ना है तो पहाड़ अपनी ऊंचाई इसलिए कम नहीं कर देगा क्योंकि आप फीमेल हैं। तो राइटर ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं स्टैंडर्ड सेम रखा जाए, स्टैंडर्ड को डाइल्यूट नहीं किया जाए। कहने का मतलब कि जो क्राइटेरिया मेल के लिए है वही क्राइटेरिया फीमेल के लिए भी रखा जाए। इससे क्या होगा कि एक हम कंपीट कर पाएंगे। एक और चीज राइटर ये बोले हैं कि जिस फीमेल ने कंप्लेन की है उसने किसी स्टैंडर्ड को डाइल्यूट करने की बात नहीं कही है। उसने ये कहा है कि हमको इक्वालिटी दिया जाए। तो इक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, और उसमें आप जो इनका एंट्री करा रहे हैं मिलिट्री में थ्रू द वेरियस रूट, उसको आपने उस रूल्स को, उस मिलिट्री लीडरशिप ने उस स्टैंडर्ड को यदि डाइल्यूट करेगा तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा मिशन हम तैयार कर रहे हैं, और उसमें हो सकता है कि फीमेल उतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है क्योंकि हमने उस स्टैंडर्ड को रखा ही नहीं। तो हो सकता है कि वो पूरा का पूरा मिशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए।
तो इसलिए राइटर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि इनके लिए स्टैंडर्ड को डाइल्यूट करने की जरूरत है। और इसके बाद बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी राइटर देते हैं कि यदि इतिहास देखा जाए तो रानी अबाका चोटा जो उलाल की थी, या रानी रुद्रमा देवी जो वारंगल की थी, या रानी चेन्नम्मा जो कित्तूर की थी, यदि रानी अबाका चोटा की बात करें तो पुर्तगालियों को 3 मेजर बैटल्स में उन्होंने हराया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रानी अबाका चोटा और फुलाल जो थी वो पुर्तगालियों को, पुर्तगीज को 3 टाइम्स मेजर बैटल में हराया। रानी रुद्रमा देवी जो वारंगल से बिलोंग करती थी, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से फाइट किया। रानी चेन्नम्मा जो कित्तूर की हैं, उनका भी इतिहास बहुत जबरदस्त रहा है विजय रथ को लेके और विक्ट्री को लेके। और रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा दोस्तों। रिवोल्ट ऑफ 1857 में बहुत जबरदस्त एक ब्रिटिश राइटर लिखते हैं उनके बारे में और कहते हैं कि एक वायसराय ने यह कहा था कि उस पूरे रिवोल्ट में एक मर्दों की तरह ही इंसान लड़ा और उसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। तो और इसके साथ साथ इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस ने स्टैब्लिश किया था, आजाद हिंद फौज, उसमें एक रेजिमेंट था, रेजिमेंट ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, उसमें बहुत सारी फीमेल काम करती थी। तो इतिहास हमारा ऐसा है कि इन लोगों ने अपना परचम, विजय रथ का परचम लहराया है, चाहे वो रानी चेन्नम्मा हुई, चाहे रानी रुद्रमा देवी हुई, या पुर्तगालियों को जिन्होंने हराया रानी अबाका चोटा वो हुई, या रानी लक्ष्मीबाई हुई। इन्होंने जबरदस्त तरीके से फाइट किया। तो हमको औरतों को कमतर आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए और वही स्टैंडर्ड इनके लिए भी सेट होना चाहिए जो स्टैंडर्ड मेल के लिए है। लास्ट में राइटर यही कहते हैं दोस्तों कंक्लूजन में, चाहे वो एनडीए हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी, चाहे वो आईएमए हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, या चाहे ओटीए हो, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इन सब में जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है वही स्टैंडर्ड होना चाहिए। किसी तरीके से स्टैंडर्ड से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और जो क्वालिटी है वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो क्वालिटी कैंडिडेट्स को ही लेना चाहिए ताकि एक हम टफ कंपटीशन दे सकें अपने अपोनेंट को जब भी जरूरत पड़े। थैंक